बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम होम्योस्टेसिस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन आता है होम्योस्टेसिस में। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन थी जो इंटरनल बॉडी का इन्वायरमेंट है, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखना। अब उस इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस के अंदर 3 टाइप आती थी। एक आती है ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरी आती है एक्सक्रीशन और तीसरी आती है थर्मो रेगुलेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन कि हमारी बॉडी किस तरह से अब बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। जैसे कि हमारी बॉडी का सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। अब हमारी बॉडी का काम है इस टेम्परेचर को यहाँ तक मेंटेन करके रखना। अच्छा, दो टर्म्स इन्होंने यूज़ किए हैं बुक में, एक है हाइपोथर्मिया और एक है हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब है जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, अगर बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप होने लगे नॉर्मल सेट पॉइंट से, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाए, और वो क्यों बढ़ेगा? ऑब्वियसली बाहर का अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारी बॉडी का भी बढ़ रहा है तो उसको फिर हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया में क्या होता है? नॉर्मल सेट पॉइंट से टेम्परेचर नीचे चला जाता है, और हाइपरथर्मिया में नॉर्मल सेट पॉइंट से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, उसको हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। अब यहाँ पर एनिमल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। एनिमल की जो क्लासिफिकेशन इन्होंने की है वो एक चीज़ पर की है कि वो अपनी जो हीट सोर्स है वो किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, यानी कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब इस हीट सोर्स को गेन करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। अब एक्सटर्नली कोई भी ऑर्गेनिज्म हीट सोर्स को कैसे जो है गेन करेगा, यूटिलाइज करेगा बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, और इंटरनली वो कैसे इस्तेमाल करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है हमारी इंटरनली हीट प्रोड्यूस होती है, और मेटाबॉलिज्म से भी इंटरनली जो है हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पर इसी डिवीजन पर जो है 3 तरह के एनिमल हैं, एक है एक्टोथर्म, दूसरा है एंडोथर्म और तीसरा है हेट्रोथर्म। अब यहाँ मैं बता देती हूँ, एक्टोथर्म जो होते हैं उनको पोइकिलोथर्म भी कहते हैं, और जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 7-8 में, तो वहाँ इसी को जो है कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता था। एक्टोथर्म, पोइकिलोथर्म और कोल्ड ब्लडेड, इन तीनों का मतलब एक ही है। और एंडोथर्म, होमियोथर्म और वार्म ब्लडेड का मतलब एक ही है। इसके बाद तीसरे आ जाते हैं हेट्रोथर्म, जो कि इन दोनों के बीच में होता है। उसके पास दोनों तरह की सलाहियत होती है, जो एक्टो के पास भी है और एंडो के पास भी है। तो एक्टोथर्म जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। एक्टोथर्म, पोइकिलोथर्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये ऐसे एनिमल हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों मेंटेन नहीं कर सकते? अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी बॉडी का भी बढ़ने लग जाता है, और इसी तरह अगर बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर कम होने लगता है। तो अगर सोचो गर्मियाँ हैं, क्या है, समर है, तो समर में क्या होता है? बाहर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बाहर गर्मी होती है, तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो ये उस टाइम क्या करते हैं? ठंडी जगह पर चले जाते हैं, जैसे कूल एरिया पर चले जाएंगे, कूल एरियाज पर, और क्या करेंगे? वाटर एरियाज पर जहाँ पानी ज़्यादा है, या जो है पॉन्ड्स वगैरह में चले जाएंगे, ताकि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। दूसरा ये, अगर जैसे सर्दियाँ हैं, विंटर में क्या करते हैं? विंटर में चले जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर इनकी अंदर बॉडी के अंदर हीट स्टोर है। जैसे दिन के वक्त ये क्या करेंगे? सनलाइट से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी बॉडी को गर्म करेंगे, क्योंकि इनके अंदर इंटरनल कोई मैकेनिज्म नहीं है हीट को प्रोड्यूस करने का। दूसरा ये क्या करेंगे? हाइबरनेशन करेंगे, यानी कि ज़मीन के अंदर चले जाते हैं रात के वक्त, ताकि इनके अंदर इनको जो है हीट एनर्जी मिलती रहे। तो समर में ये करते हैं एस्टिवेशन, यानी कि ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, और सर्दियों में ये करते हैं हाइबरनेशन, यानी कि ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जबकि जो एंडोथर्म है, अच्छा इसकी एग्जाम्पल में आते हैं, पोइकिलोथर्म में एम्फीबियंस आते हैं जैसे फ्रॉग वगैरह हैं। अब आ जाते हैं एंडोथर्म पर। एंडोथर्म वो एनिमल हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो नॉर्मल कितना रहेगा? 37 पर ही रहेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो तो हमारी बॉडी का 37 ही रहेगा। जैसे गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसको कंट्रोल कर लेती है। किस तरह से कंट्रोल करती है? मैकेनिज्म होते हैं इसके 2, तो दोनों देख लेते हैं। एक है बिहेवियरल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल। जो बिहेवियर मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमें गर्मी लगी तो हम क्या करेंगे? लोकेशन चेंज करेंगे, किसी ठंडी जगह पर चले जाएंगे, या कहीं पंखा चल रहा है तो वहाँ जाके बैठ जाएंगे। गर्मियों में कैसे कपड़े पहनेंगे? हम थिन क्लोथ्स पहनेंगे। और अगर जैसे इनकी बात करूँ मैं,
एक्टोथर्म की तो ये क्या करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, ये तो खैर क्लोथेस वगैरह नहीं पहनते, और ये सर्दी में क्या करते हैं, वार्म रॉक्स जो होते हैं उनके नीचे चले जाते हैं, और गर्मियों में क्या करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। बट जो एक्टोथर्म है उनके अंदर ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं होता, ये हमारे अंदर होता है। फिजियोलॉजिकल क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वेसल डायलेट होती हैं, जिससे ज़्यादा ब्लड जो है हमारी एपिडर्मिस की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट लॉस होती है, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, स्वेटिंग हो जाती है हमें, और एक्टोथर्म के पास स्वेट ग्लैंड होते ही हैं, हमारे हेयर रिलैक्स हो जाते हैं ताकि वहाँ पर कोई एयर स्केप ना हो, जिसकी वजह से क्या हो, हीट लॉस होता है, और मेटाबॉलिज्म का रेट भी हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है ताकि हीट प्रोड्यूस ना हो। ये हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर ली हमने कि इसमें एक्टोथर्म है और पोइकिलोथर्म भी है। जैसे कि एक्टोथर्म क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से हीट सोर्स लेते हैं और वहाँ से वो अपना जो है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे अगर इन्होंने लिखा हुआ है एक्टोथर्म ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, इनका कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे ये गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं, ओशंस वगैरह पर, ताकि इनको ठंड मिलती रहे, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट है। और सर्दी में क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं रात के टाइम, और दिन के वक्त क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से हीट लेते हैं। बाकी इन्होंने लिखा है वो एनिमल जिनका अंदर का टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट रहता है वो क्या कहलाते हैं, एंडोथर्म कहलाते हैं, और होम्योथर्म यानी कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इसमें आ जाते हैं हमारे मैमल्स हैं, बर्ड्स वगैरह आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेट्रोथर्म। हेट्रोथर्म वो एनिमल हैं जो क्या करते हैं, दोनों काम करेंगे, यानी कि ये अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेते हैं इंटरनली फिजियोलॉजिकल के जरिए, बट इतना नहीं कर पाते, इस वजह से इनको थोड़ा बहुत टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाहर से जो है हीट को भी एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये दोनों मैकेनिज्म करता है। तो इन्होंने कहा ये एनिमल ऐसे हैं जो होम्योथर्म और एंडोथर्म दोनों के बीच में आते हैं। ये इनके अंदर स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती हैं, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट भी रख पाते हैं, बट कभी कभी इनका टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम ये क्या कर लेते हैं, खुद को इनएक्टिव कर लेते हैं। जिसमें आते हैं बैट्स और ह्यूमिंग बर्ड्स, जो क्या करते हैं, टॉर्पर करते हैं और हाइबरनेट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका मतलब है, टॉर्पर का मतलब ये है कि एनिमल क्या करते हैं, ये जो हेट्रोथर्म वाले एनिमल है, जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। और गर्मियों में ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है, तो ज़मीन के अंदर जब चले जाते हैं तो ये वहाँ जाकर क्या करते हैं, अपना इनका जो टेम्परेचर होता है क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इनका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको भी क्या कर देते हैं, ये लो कर देते हैं, और हार्ट रेट को भी क्या कर देते हैं, अपना स्लो डाउन कर देते हैं। इनकी जो ब्रीथिंग होती है वो भी काफ़ी स्लो डाउन कर देते हैं। तो हम इन एनिमल को देख के पहचान नहीं सकते कि ये अभी जिंदा हैं या मर चुके हैं। और इनके अंदर जो ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है वो भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ऑक्सीजन कंजप्शन क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब ये टॉर्पर करते क्यों हैं, देखो बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो इनकी बॉडी का भी चेंज होने लगता है, तो ये क्या कर लेते हैं, गर्मियों के अंदर ये हाइबरनेट हो जाते हैं। बट ये किस वजह से होते हैं, एक बात और आगे और भी लिखी हुई है कि जब फूड इनके अंदर क्या हो जाता है, स्कार्स हो जाता है, यानी कि जब इनको खाने की कमी हो जाती है तब ये काम करते हैं। कैसे, जैसे अगर कोई एक एनिमल है वो क्या करता है, नट्स वगैरह खाकर, चिंपक है वो जो है जब हाइबरनेट होने लगते हैं तो नट्स वगैरह बहुत सारे वो खा लेते हैं या सीड खा लेते हैं। नट्स या सीड खाकर वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। जब वो ज़मीन के अंदर चला जाता है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी स्लो डाउन कर देता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाएगा, यानी कि वो जो नट्स वगैरह थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर टूटेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको एनर्जी मिलती रहेगी। हार्ट रेट भी स्लो है, ब्रीथिंग रेट स्लो है, ऑक्सीजन कंजम्पशन स्लो है, तो इनको एनर्जी कम खर्च करनी पड़ती है उस टाइम। तो ऐसा है जैसे अगर इन एनिमल्स को डेली खाना खाना पड़ रहा था, अब ये क्या करेंगे, वंस अ वीक बाहर आएंगे और खाना खाएंगे, फिर ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर ये दोनों सलाहियत है। बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, टॉर्पर करते हैं और हाइबरनेट हो जाते हैं। इसमें क्या आता है, हेट्रोथर्मी, जहाँ पर इंटरनल टेम्परेचर एनिमल क्या करता है, अपना ड्रॉप कर लेता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली व्हेन फूड इज स्कार्स, जब इनको खाने की कमी होती है तभी ऐसा करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। तो इनके अंदर दोनों सलाहियत हैं, एक्टोथर्म वाली भी और एंडोथर्म वाली भी। एक्टोथर्म वाली क्या सलाहियत है कि ये हाइबरनेट कर रहे हैं, लेकिन ये हाइबरनेट कब करें, जब इनको खाने की कमी हो गई है, और ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी करते हैं थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट से, और ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से भी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों करते हैं, एक्टोथर्म वाला भी और एंडोथर्म वाला भी। अब यहाँ पर आता है थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस। तो हमने 3 पढ़े, एक पढ़ा हमने एक्टोथर्म, दूसरा हमने पढ़ा एंडोथर्म, तीसरा हमने पढ़ा हेट्रोथर्म। एक्टोथर्म वो जो बाहर इन्वायरमेंट से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं,
ठीक है। और गर्मियों में क्या करते हैं, एस्टिवेशन, और सर्दियों में क्या करते हैं, हाइबरनेशन। इसी तरह इस पर आ जाओ एंडोथर्म में। एंडोथर्म क्या करते हैं, बाहर से भी हीट ले सकते हैं थोड़ी बार, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो इनके अंदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और तीसरे आते हैं हेट्रोथर्म। हेट्रोथर्म दोनों काम करते हैं, बाहर से भी हीट लेंगे और क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर भी जो है टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के जरिए। अच्छा, ये हाइबरनेशन करते हैं हेट्रोथर्म, लेकिन हेट्रोथर्म जो हाइबरनेशन कर रहे हैं वो तब कर रहे हैं जब बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जो एक्टोथर्म जब हाइबरनेशन करते थे वो तब करते थे जब बाहर का टेम्परेचर क्या होता था, कम होता था। बाहर का टेम्परेचर कम होता था तो ये क्या करते थे, अंदर चले जाते थे ताकि इनको जो है बाहर ज़्यादा ठंड ना लगे, इस वजह से ज़मीन के अंदर चले जाते थे। एक वजह ये, लेकिन ये हाइबरनेट कब करें, जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये डिपेंड किस पर करें, जब इनको फूड की कमी हो जाती है तो इस तरह का मैकेनिज्म करते हैं तब। अच्छा, अब आ जाते हैं थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या करते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कैसे करते हैं, थर्मो रेगुलेशन किस ब्रेन का एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस, जो कि किसका है, फोर ब्रेन का पार्ट कहलाता है। फोर ब्रेन की डिवीजन में आता है। फोर ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टीलेंसिफेलॉन, एक होता है टीलेंसिफेलॉन और दूसरा होता है डायंसिफेलॉन। अब डायंसिफेलॉन में भी दो आते हैं, एक आता है थैलेमस, दूसरा आता है लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम के भी फिर तीन पार्ट होते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। तो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम का, और लिम्बिक सिस्टम में किसका, डायंसिफेलॉन का, डायंसिफेलॉन में किसका, फोर ब्रेन का। अब हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, कोई भी चेंज आते हैं तो हमारी स्किन पर रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर। जैसे बाहर के टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं तो थर्मो रिसेप्टर उस चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। नहीं भाई, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है थर्मोमीटर, ये टेम्परेचर के बारे में बताएगा। लेकिन जो थर्मो रिसेप्टर होता है तब एक्टिवेट होते हैं जब टेम्परेचर के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आता है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर को कौन डिटेक्ट करते हैं, थर्मो रिसेप्टर, जो कि हमारी स्किन के ऊपर होते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बढ़ने लग जाए तो डिटेक्ट करते हैं, ब्रेन को मैसेज देते हैं, फिर ब्रेन बदले में हमारी बॉडी को रिस्पांस देता है। जैसे वो पहला रिस्पांस क्या देगा, वेजो डायलेशन करा दो। वेजो डायलेशन यानी कि वेसल का डायमीटर बढ़ा दो। वेसल का डायमीटर इतना था, इतना सा था, अब इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो इसमें ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा। अब ये वेजोडाइलेशन किस तरफ की है, एपिडर्मिस के पास, यानी कि स्किन के पास जितनी वेसल थी उनका डायमीटर बढ़ा दिया। अब जब डायमीटर बढ़ा दिया तो ब्लड फ्लो भी यहाँ पर ज़्यादा करेगा। अब ये जो ब्लड जा रहा है ना, ये हीट लेकर जा रहा होता है। अब ये सवाल आता है, इन वेसल के अंदर जो ब्लड है ये हीट कहाँ से ला रहा है, ये हीट ला रहे हैं लिवर से। लिवर क्या है, एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहलाता है, वहाँ पर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है जिससे हीट जनरेट होती है। तो ये वहाँ से गर्म खून लेकर आ रहा होता है, ये आर्टीरियोल्स के अंदर आता है। फिर इस आर्टीरियोल, ये जो स्किन के पास होती है, यहाँ से क्या होता है, हीट लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाती है, स्वेटिंग आ जाती है, फिर उससे एवोपरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो ये क्या है, इसकी आर्टीरियोल्स हैं। ये आर्टीरियोल से ये आगे कैपिलरी का नेटवर्क बन रहा है जहाँ से हीट लॉस हो रहा है, कहाँ से, एपिडर्मिस से। और ये बाहर इन्होंने बताया कि ये एयर या वाटर है, जिससे जो है वो गैस, स्वेटिंग के जो पार्टिकल है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला है कि अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट हॉट हो और पर्सन या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर ले तो जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से अंदर बॉडी का टेम्परेचर सूटेबल लिमिट से बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया। थर्मिया मीन टेम्परेचर, हाइपर का मतलब है कि बढ़ जाना। हीट क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड वेजल में और स्किन के नियरेस्ट जाती है, जहाँ पर क्या होता है, व्हेन दिस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। अब क्या होता है, जब ये बढ़ा हुआ बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया न्यूरॉन के जरिए। कौन से न्यूरॉन के जरिए डिटेक्ट करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, जो कि थर्मो रिसेप्टर के पास होते हैं, वो फिर मैसेज देते हैं। इसका मैकेनिज्म ऐसे होता है, ये भी मैं बता देती हूँ। ये वैसे पिछले लेक्चर में जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो इसकी डिटेल वीडियो थी कि स्किन पर कौन से रिसेप्टर हैं, थर्मो रिसेप्टर। इन्होंने डिटेक्ट किया कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इस थर्मो रिसेप्टर के पास जो न्यूरॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। फिर ये किसको मैसेज देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन के पार्ट को, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के पास कौन से न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं। अब ये बदले में यहाँ से क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं किसको, इफेक्टर को। अब इफेक्टर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मसल होगा या तो ग्लैंड होगा, बस ये दो ही चीज़ें होती हैं इफेक्टर जिसको रिस्पॉन्स आता है। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है।
कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करते हैं, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करा देते हैं कि तुम क्या कराओ, सिक्रीशन कराओ। तो देखो यहाँ पर क्या आ गई, ग्लैंड आ चुके हैं, यानी कि स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कराते हैं, जिससे क्या होती है, स्वेटिंग होती है। और स्वेटिंग हमें पता है एक एवापोरेशन प्रोसेस है, जिससे क्या हो जाती है, बॉडी कूल हो जाती है। बाकी इन्होंने बताया कि स्किन क्या करती है, परस्पायर करती है। परस्पायर का मतलब है पसीने को परस्पायर कहते हैं। एवापोरेटिंग स्वेट करती है, जो बॉडी से जो है गर्म हीट जो है वो ब्लड से लेकर जा रही होती है इन्वायरमेंट के अंदर। अब ब्लड क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर दोबारा जो है वो सेट हो जाता है, हाई नहीं हो पाता, सेट हो जाएगा, 37 तक ही रखना है। अब ब्लड वेसल जो इन्होंने कहा स्किन के नियर है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस होती है, जिसको हम कहते हैं वेजोडायलेशन। तीसरा इन्होंने लिखा है हाइपोडर्मिस जो है ना वो थिन जब होती है ना तो पर्सपायरेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं डर्मिस, और डर्मिस के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। इस डर्मिस के अंदर क्या होती है, हमारी सारी वो होती हैं कैपिलरीज होती हैं, जिससे जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है और हीट लॉस हो रही होती है। अब इन्होंने कहा ये जो हाइपोडर्मिस है ना, अगर ये थिन हो गई ना, अगर ये थिन हो गई तो क्या हो जाएगा, स्वेटिंग रिड्यूस हो जाएगी। अब स्वेटिंग नहीं हो रही, ठीक है, स्वेटिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से अब अंदर हीट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब पहले फंक्शन देख लेते हैं। हाइपोडर्मिस ना इंसुलेटिंग लेयर है। हाइपोडर्मिस इज अ इंसुलेटिंग लेयर जो कि हीट को स्टोर करके रखती है। जब ये हीट को स्टोर करके रखती है तो यहाँ से हीट इस कैपिलरीज के पास जाते हो, फिर यहाँ से ये हीट लॉस हो सकता है। जब ये थिन हो गई, ये हीट को स्टोर ही नहीं कर रही बॉडी से, तो यहाँ से स्वेटिंग नहीं होगी। जब स्वेटिंग नहीं होगी तो इसका मतलब अंदर बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट है, यहाँ पर हीट अब स्टोर नहीं हो रही है। तो पहले जो ब्रीथिंग बॉडी के अंदर हीट होती थी वो सारी हाइपोडर्मिस स्टोर कर लेती थी, उसके बाद वो स्वेटिंग के जरिए यहाँ से एक्सक्रीट आउट करा देती थी। लेकिन अब हाइपोडर्मिस हीट को स्टोर ही नहीं करी, क्योंकि थिन हो गई है या कम स्टोर करी है, जिसकी वजह से अब ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हो रही। अब स्वेटिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब अंदर जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अंदर हीट जो है वो ज़्यादा रहती है। तो ये किन पेशेंट के अंदर होते हैं, जो एजेड हो जाते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, हाइपोडर्मिस क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, उनकी स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइपोडर्मिस अगर थिन हो जाएगी तो पर्सपायरेशन यानी कि पसीना जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकती है और एग्जॉशन, क्योंकि हाइपोडर्मिस का काम था हीट को स्टोर करके रखना और उसको फिर स्वेटिंग के जरिए जो है एक्सक्रीट आउट करा देना। अब हाइपोडर्मिस ने हीट को स्टोर नहीं किया, जो बॉडी के अंदर हीट थी वो बॉडी के अंदर ही रह गई, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो एग्जॉशन हो सकती है। इन्होंने कहा कि ह्यूमन और तरीकों से भी हीट लॉस कर सकते हैं, जैसे कंडक्शन है और कन्वेंशन। कंडक्शन में ये होता है कि हीट ट्रांसफर हो, ये फिजिकल इंटरेक्शन आपस में होती है। जैसे इन्होंने कहा प्रिकली हीट पाउडर और आइस पैक है, जब हम उसको स्किन पर लगाते हैं ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो उससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है और हीट लॉस हो जाती है। दूसरा इन्होंने कहा कन्वेक्शन, जिसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हीट कैसे लॉस हो रही है, मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द स्किन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब स्वेटिंग होती है ना तो यहाँ पर सारे वाटर आ जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल फिर वो ही बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आते हैं, फिर वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कन्वेक्शन जो है वो स्वेटिंग में आता है। बाकी फिर इन्होंने लिखा, तो पहला वाला हमने पढ़ा था कि जब बॉडी का बाहर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो बॉडी का भी बढ़ने लगता है। फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उसको मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है, थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, ब्रेन को मैसेज देते हैं। जब ब्रेन को मैसेज देते हैं तो ब्रेन क्या करता है, बदले में रिस्पॉन्स देता है इफेक्टर को। अब इफेक्टर में दो चीज़ें आती थी, स्वेट ग्लैंड और मसल, ये दो चीज़ें आती हैं, स्वेट ग्लैंड और मसल। अब देखो क्या क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हुए थे, जिससे ज़्यादा स्वेटिंग हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, वेजोडायलेशन हुई, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, वेजोडायलेशन हुई, जिसमें क्या हुआ, वेसल का डायमीटर बढ़ा, जो स्किन के करीब था, वेसल का डायमीटर बढ़ा, इससे ज़्यादा ब्लड फ्लो किया और यहाँ स्किन से ज़्यादा हीट लॉस हुई। अब वेजोडायलेशन क्या है, वेजो जो है ना वो स्मूथ मसल को रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी मसल के अंदर आ गया। तीसरा है, ये क्या करा देते हैं, हेयर को ना यहाँ पर रिलैक्स करा देते हैं गर्मियों में। जब गर्मियों में हेयर स्किन के ऊपर इस तरह से रिलैक्स हो जाते हैं तो इन हेयर और के बीच में कोई एयर यहाँ पर जमा नहीं होती। जब कोई यहाँ पर एयर जमा नहीं होती तो यहाँ से हीट लॉस आसानी से होता रहता है। तो रिलैक्सेशन ऑफ हेयर भी करा दी। अब जो हेयर होता है ना वो किसके साथ अटैच होते हैं, हेयर फॉलिकल के साथ। और हेयर फॉलिकल क्या है, एक स्मूथ मसल है। तो यहाँ पर ये बात भी प्रूव हो गई, क्या है, स्मूथ मसल। तीसरा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या करा देता है, स्लो करा देता है, ताकि बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो, वरना हीट लॉस करने में मसला होगा। इसी तरह बात है सर्दियों में
कि बॉडी का अगर बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है तो बॉडी का टेम्परेचर भी कोल्ड होने लगता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। अब इस यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्दियों में सबसे पहले क्या करेंगे, स्वेट ग्लैंड को क्या करा दो, डीएक्टिवेट करा दो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है स्वेट ग्लैंड का, कि अब स्वेट ग्लैंड को क्या कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। अब स्वेटिंग क्या करा दो, रिड्यूस करा दो। जब स्वेटिंग ही नहीं होगी तो हीट लॉस नहीं होगा, तो बॉडी के अंदर हीट स्टोर ज्यादा रहेगा। दूसरा, वेजल का जो डायमीटर है उसको क्या कर दो, कम कर दो, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दो। अगर यहाँ से इस तरह से डायमीटर बड़ा था, हीट ज्यादा जा रही थी, ब्लड ज्यादा जा रहा था, हीट ज्यादा लॉस हो रही थी, अब इस डायमीटर को कम कर दो, कम ब्लड फ्लो होगा तो कम हीट लॉस होगी। तो सर्दियों में ज्यादातर हीट जो है ना वो सेंटर में रहती है, पेरिफेरी में हीट कम जाती है, पेरिफेरी में ब्लड कम जाता है तो हीट भी कम जाती है। तीसरा है इरेक्शन ऑफ हेयर, हेयर को क्या करा दो, इरेक्ट करा दो, यानी कि स्किन है, स्किन के ऊपर इस तरह से हेयर यूं इरेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल आकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था इसमें जो हीट होती है ना तो वो यहाँ से लॉस नहीं हो पाती। वो इस वजह से हीट लॉस नहीं हो रही क्योंकि बाहर क्या है, कूल एयर के मॉलिक्यूल हैं जो इस हीट को लॉस नहीं होने देते, तो इस वजह से अंदर हीट स्टोर ज्यादा रहती है। चौथा है मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दो, अगर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो उससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं हम, टू कंजर्व बॉडी परस्पायरेशन रिड्यूस हो जाएगी, ब्लड वेजल नैरो हो जाएंगे जिसको हम कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है स्किन की तरफ कम जाएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरे इन्होंने कहा सबकुटेनियस फैट, यहाँ पर क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, जो कि क्या करते हैं, इंसुलेटिंग लेयर है जो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके अंदर रखता है ताकि हीट लॉस ना हो पाए। द सबकुटेनियस फैट थिक हो गया यहाँ पर। और हाइपोथर्मिया में समटाइम क्या होता है, बॉडी शिवरिंग भी करती है। शिवरिंग का क्या मतलब है कि वो बॉडी कब कपाती है, तो हीट अब बॉडी के अंदर जनरेट करने का एक तरीका होता है शिवरिंग, जिसमें इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब सर्दियों में कपाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, हीट जनरेट होती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर अंदर सही रहता है, हीट अंदर रहेगी सर्दियों में। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इन्होंने कहा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किस वजह से होती है, हाइपोथर्मिया की वजह से, जिसकी वजह से रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब वेसल का डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया। वेसल का जब डायमीटर कम हो जाता है तो इससे क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो आर्टेरियोल्स के डैमेज होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है, यानी कि किडनी फेल हो सकती है। तो पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि किडनी फेल का मेन कॉज हाइपरटेंशन है, जिसका ट्रीटमेंट डायलिसिस होता है। डायलिसिस से भी ट्रीट ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा है कोल्ड डायूरिसिस, यानी कि सर्दियों में बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन आता है। क्यों, क्योंकि सर्दियों में हमें वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो ही नहीं रहा। तो जब वाटर को रीअब्जॉर्ब कौन कराता है, एडीएच कराता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता था, अब एडीएच ही नहीं आ रहा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, तो बॉडी से वाटर ज्यादा जाएगा, जिसकी वजह से कौन सा यूरिन जाता है, डाइल्यूट यूरिन। जब वाटर रीअब्जॉर्ब करा के बॉडी के अंदर भेज देता है तो उस टाइम कौन सा यूरिन जाता है, कंसनट्रेटेड। तो सर्दियों में कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, और गर्मियों में कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, और सर्दियों में कैसा यूरिन होता है, डाइल्यूट यूरिन, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर होता है। तो ये था आज का टॉपिक जो मैंने बता दिया। मैं एक समरी दे देती हूँ पहले, कि एक्टोथर्म जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन खुद नहीं कर सकते, वो बाहर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। एंडोथर्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। हेट्रोथर्म जो है, जो दोनों बीच में आते हैं, कि बॉडी का टेम्परेचर कभी मेंटेन भी कर लेते हैं, कभी उनके अंदर फ्लक्चुएशन भी होती है। तो वो क्या करते हैं, टॉर्पर करते हैं। जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है या उनको फूड की कमी हो जाती है तो कुछ फूड सीड्स वगैरह, नट्स वगैरह खाकर जमीन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपना सारा मैकेनिज्म स्लो कर देते हैं, ताकि उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट स्लो होता रहे, ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ एनिमल सिर्फ रात के लिए मैकेनिज्म करते हैं, दिन में वो फिर बाहर आ जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ वीक्स के लिए भी करते हैं, कुछ मंथ्स के लिए भी करते हैं, इतना लेंथी प्रोसीजर भी होता है। अब हमारे अंदर जो थर्मो रेगुलेशन हुई है उसमें बिहेवियर भी आता है और फिजियोलॉजिकल भी आता है, कि हम बिहेवियर वाइज भी कर सकते हैं, कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम थिन क्लोथ्स पहन सकते हैं, ठंडी जगह जा सकते हैं, और सर्दी लग रही है तो हम क्या करते हैं, मोटे कपड़े पहन लेते हैं। और हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म भी होता है, वेजोडाइलेशन होती है, रिलैक्सेशन ऑफ हेयर होगी, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा। ये जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है ना, स्वेट ग्लैंड, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह, ये सारा मैकेनिज्म ना एक्टोथर्म नहीं करते, क्योंकि एक्टोथर्म के पास स्वेट ग्लैंड ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। रिलैक्सेशन ऑफ हेयर आ गया, और तीसरा क्या था, मेटाबॉलिक रेट। तो ये सारा मैकेनिज्म सिर्फ हमारे अंदर होता है। तो एप्टीट्यूड का एक सवाल आया था 2016 में, कि एक्टोथर्म और एंडोथर्म में फ़र्क क्या है। जो एक्टोथर्म होते हैं ना, वो सिर्फ कौन सा मैकेनिज्म करते हैं, बिहेवियर वाला, कि वो अपनी लोकेशन को चेंज करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जबकि एंडोथर्म जो होते हैं वो दोनों करते हैं, बिहेवियर वाइज भी करते हैं और फिजियोलॉजिकल वाइज भी करते हैं। बाकी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।